सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में पॉल फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है, क्या जेड लियोनार्ड को अभी जीतने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपने कैप्टन भी शौक होते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस ने यहाँ पर सक्सेसफुली ग्रैंड लेवल के रिल्म को तोड़ दिया है। हालांकि जेड लियोनार्ड को हराना अभी भी उसके लिए मुश्किल है क्योंकि वो अभी अभी ही जूनियर ग्रैंड वॉरियर बना है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेड को, ये छोटा बास्टर्ड सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और यहाँ पर ये बाप बेटे दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा भयानक और डरावने हैं। लेकिन नहीं, मुझे आज रात इसे किसी भी तरीके से मारना होगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जेड वापस से फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी लगातार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर मन में सोचता है, ये भी एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर है, लेकिन ये यहाँ पर अपने पीक पर चला गया है और मैं अपनी परफेक्ट शैडो स्वॉर्ड लाइटनिंग स्टेप के बावजूद मैं इस पर अभी तक पूरे तरीके से हावी नहीं हो सकता। हालांकि जब से मैं यहाँ पर ग्रैंड लेवल पर पहुँचा हूँ तब से जो मेरी लाइटनिंग स्टेप है मेरी उसके अंदर पकड़ काफी अच्छी हो गई है और अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जहाँ पर जेड लियोनार्ड मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को देखने वाला है, जो है लाइटनिंग क्विक अटैक। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर सिस्टम परसेप्शन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। वाओ, यहाँ पर परसेप्शन स्किल की वजह से आसपास के 50 मीटर के रेंज में अब जो भी चेंजेस होंगे वो सब मैं आराम से देख सकता हूँ, जो कि पहले से 4 गुना ज्यादा हो गया है। और उसके अलावा लेकिन तभी हम देखते हैं बात कंप्लीट होने से पहले ही जेड फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर जेड लियोनार्ड की फीस्ट को देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ जेड लियोनार्ड की मूवमेंट स्किल काफी ज्यादा स्लो हो गई है और ये यहाँ पर इस वजह से हो पाया है क्योंकि मैंने अप्रेंटिस परसेप्शन स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। और इतना बोलने के साथ फ्रांसिस भी जेड पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये वाला अटैक जेड को लग जाता है और उस अटैक को लगने की वजह से जेड काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, इस बास्टर्ड की स्वॉर्ड मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि वापस से अटैक करते हुए बोलता है, ओ बुड्ढे देख, अब मैं तेरे ऊपर दोबारा से अटैक करने वाला हूँ और अब तुझे यहाँ पर हर चीज की कीमत चुकानी होगी जो भी कुछ तूने किया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपनी स्किल्स को भी एक्टिवेट करते हुए जेड बोलता है, लिटिल पंक तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। एंड इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट को देखते हुए यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स बोलते हैं, क्या ये सच में फ्रांसिस है? यहाँ पर देखो तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मुझे तो विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे कि वो अभी अभी जूनियर ग्रैंड वॉरियर बना हो। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं ऊपर का सीन, जहाँ पर काफी सारे हंटर्स जेड और फ्रांसिस की लड़ाई को देखते हुए बोलते हैं, क्या उधर जेड लियोनार्ड है? मुझे वो पर्सन नहीं दिख रहा जिससे कि जेड लड़ रहा है। हाँ, मुझे तो यही लगता था कि जो जेड लियोनार्ड है उसे फ्रांसिस हैवलेट को मारना है। क्या वो लड़का फ्रांसिस हैवलेट? नहीं, वो नहीं हो सकता जिसपे 10 बिलियन कॉइंस का रिवॉर्ड है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा हंटर बोलता है, क्या सच में? मैंने सुना था वो सिर्फ एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर था, आखिरकार वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है? या फिर उसने अचानक से ही अपनी पावर को बढ़ा लिया है? ओह माय गॉड, मैंने अभी तक इतना ज्यादा यंग ग्रैंड लेवल वॉरियर नहीं देखा है। लेकिन तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रोग पर, फ्रांसिस तुम बिल्कुल सेफ रहना। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर लुइस किसी से बात करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? फ्रांसिस हैवलेट पहुँच गया। लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से सीन शिफ्ट होता है एक और बिल्डिंग पर। ग्रैंड लेवल, वेल डन फ्रांसिस, मुझे ये पता था कि तुम कर सकते हो। जिसके बाद फिर इस ऑफिस के अंदर काफी सारे हंटर्स शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या वो लड़का फ्रांसिस हैवलेट है? आखिरकार उसने ये सब कैसे किया? डैम इट, यहाँ पर फ्रांसिस हैवलेट अभी जूनियर ग्रैंड लेवल तक पहुँचा है और वो पहले से ही जेड लियोनार्ड को कड़ी टक्कर दे रहा है। क्या ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है? लेकिन तभी बात काटते हुए तीसरा हंटर बोलता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो फ्रांसिस हैवलेट है? हाँ, वही जिसे लियोनार्ड फैमिली ढूंढ रही है। मिस्टर लिंच, फ्रांसिस हैवलेट हमारी फैमिली के गोल्डन सिटी स्टार फॉलन वॉरियर्स के अलायंस के अंदर आ सकता है अगर वो यहाँ पर जेड लियोनार्ड को मार देता है, वो भी ये देखते हुए कि हमने क्या किया। लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पर मिस्टर लिंच काफी ज्यादा इविल लुक में अपने हंटर्स की तरफ देखते हैं, जिसकी वजह से वो हंटर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज की तरह है। मैं तो बस उम्मीद कर रहा हूँ कि जेड चीजों को पलट देगा या फिर कम से कम वो फ्रांसिस के साथ बराबरी की टक्कर देगा। लेकिन तभी यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इस तरीके से लड़ते हुए देख सस्पिशियस पर्सन बोलता है, ये एक काफी बड़ी गलती है। फ्रांसिस हैवलेट काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका है, वो यहाँ पर यंग ग्रैंड वॉरियर की तरह ग्रो अप कर सकता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक अनथिंकेबल एनिमी बन सकता है। शायद से मुझे उसे
उसे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा लेट तो नहीं हुआ है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी जेड लियोनार्ड अपने फ्रांसिस के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ में छुपे हुए एक वेपन से फ्रांसिस की तरफ अटैक कर देता है। अब तुम मर जाओ छोटे बास्टर्ड। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस भी परसेप्शन स्किल को एक्टिवेट करते हुए जेड से बोलता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि वैसे भी तुम्हें इन गंदी चालों के अलावा और कुछ आता ही क्या है। एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद लगातार और भी ज्यादा अटैक करते हुए फ्रांसिस बोलता है, तुम अकेले वो पर्सन हो जो कि यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, तुम बुढ़े बास्टर्ड। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस जेड से फाइट कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से एक और अटैक आ जाता है। मैं इस बास्टर्ड को यहीं पर मार दूंगा, जिस वजह से सभी चीजें अभी के अभी सही हो जाएंगी। और यहाँ पर एक स्नेक टाइप क्रीचर फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन को। आफ्टर इमेज वो यहाँ पर मेरे ट्राइंग स्नेक को कैसे अवॉइड कर सकता है। ओह तो ये तुम हो। तुम्हें आखिरकार क्या लगता है कि अगर तुम मेरे ऊपर छुपकर अटैक करोगे तो मेरी परसेप्शन स्किल इस चीज को नोटिस नहीं करेगी। लेकिन इस टाइम इस चीज का फायदा उठाते हुए जेड भी फ्रांसिस पर पीछे की तरफ से अटैक करते हुए बोलता है, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया लिटिल बास्टर्ड। लेकिन इस चीज को देखते हुए फ्रांसिस पीछे की तरफ इवल लुक में बोलता है, अच्छा ट्राई किया बूढ़े। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे यहाँ पर एक चालाक बूढ़े से लड़ने के लिए कोई भी कमी दिखाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो खुद ही तुम्हें जानबूझकर फंसा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस अपनी परफेक्ट लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए शैडो स्वॉर्ड का भी यूज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेड के सामने काफी सारे कट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से फ्रांसिस आ जाता है, तुम मेरे विंड ब्लेड से मरना डिजर्व नहीं करते हो, बल्कि तुम जैसों को तो मुझे यहाँ पर अपने खाली हाथों से ही पीट पीट कर मार डालना चाहिए, और तुम जैसे बुरे आदमी को इस तरीके से ही मरना चाहिए। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस जेड पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर जेड भी अपने फ्रांसिस को देखकर मन में बोलने लगता है, सर। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस के अंदर जेड को उसके फादर की झलक दिखने लगती है, लेकिन अपना फ्रांसिस यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनता। ये सब कुछ तुमने खुद जानबूझकर किया है। जितना बोलने के बाद वो लगातार यहाँ पर जेड पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। एंड इस चीज को देखने के बाद तो यहाँ पर सभी टीम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। बट तभी अचानक से फ्रांसिस रुक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जेड उठकर फ्रांसिस के सामने चले जाता है। मेरे ऊपर दया करो सर फ्रांसिस, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपको मारने की कोशिश की, मुझ पर दया कीजिए और मैं इस चीज की रिकवरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेड भी अपना माथा धरती पर पटकने लगता है, और वहीं खड़ा फ्रांसिस जेड को देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं फिर से इस चीज में आने वाला हूँ? लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोचूं तो तुम्हें ये बताना होगा कि आखिरकार मेरे फादर को किसने फंसाया था। जिसके बाद यहाँ पर जेड भी घबराते हुए बताने लगता है, वेल। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक सस्पिशियस चीज सामने आती है, जो कि अचानक से चार्ज होना भी स्टार्ट हो जाती है, और इस चीज को यहाँ पर देखने की वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अब ये सब कुछ होने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, और हम वहीं पर देखते हैं उस सस्पिशियस पर्सन को जो कि जेड को उठाते हुए यहाँ से भागने लगता है। डैम इट, मैं यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब नहीं बचा हूँ, और अगर बाय एनी चांस मैं उन्हें पकड़ भी लेता हूँ तब भी मुझे उस मास्क पर्सन से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। बूढ़े आदमी तुम यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हो। लेकिन आखिरकार फिर भी वो मिस्टीरियस वॉरियर कौन था? और उसे देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा सोच रहे हैं। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आ रहा है। अगर एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस एक जगह पर खड़ा होता है, और तभी यहाँ पर स्टोरी टेलर आकर बोलता है, गोल्डन सिटी में इस रात को लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। फ्रांसिस हैवलेट गोल्डन सिटी का सबसे ज्यादा यंगेस्ट ग्रैंड वॉरियर है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं सच में यहाँ पर सरवाइव कर गया। लेकिन तभी वो ऊपर वाले हंटर्स को देखकर यहाँ पर बोलने लगता है, क्या वो लोग अभी भी मेरे ऊपर की
रिवॉर्ड्स के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन हंटर्स को जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलने लगते हैं। डैम इट, वो फ्रांसिस शायद से अभी यही सोच रहा होगा कि हम लोग उसे रिवॉर्ड के लिए मारने आए हैं। ये तो काफी ज्यादा बुरा है, जिस वजह से वो हमारे पीछे पड़ सकता है। और वहीं उसके बाद फिर दूसरा हंटर बोलता है, जेड लियोनार्ड जैसा वॉरियर भी फ्रांसिस हैवलेट के खिलाफ जीत नहीं सका, तो अब यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हम लोग उससे जीत सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस अनाउंस करते हुए बोलने लगता है, जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने पहले ही जेड लियोनार्ड को हरा दिया जिसने मुझ पर अटैक करवाया था, जिसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर की बाउंटी अब पूरे तरीके से हट चुकी है और अब मैं अपने हैंड्स को यहाँ पर और ज्यादा ब्लडी नहीं करना चाहता। हालांकि फिर भी तुम यहाँ पर कोई भी पागलपन दिखाकर मुझसे भिड़ने की कोशिश करते हो, तो ये बात याद रखना, मैं उस पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। एंड इतना सुनने के बाद यहाँ पर सभी हंटर्स भागना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर हैवलेट, बस हम यहाँ पर बैटल को ऑब्जर्व करने आए थे और हमारे इंटेंशन आपसे फाइट करने के बिल्कुल भी नहीं है। बट उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपनी टीम को जो कि फ्रांसिस की तरफ भागते हुए आना स्टार्ट कर देते हैं। ओ तुम लोग, लेकिन तभी अचानक से पॉल फ्रांसिस से चिपक जाता है। मुझे काफी ज्यादा खुशी है तुम ठीक हो फ्रांसिस, क्योंकि हम उस बास्टर्ड जेड लियोनार्ड की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। बट फ्रांसिस, तुम ग्रैंड लेवल तक पहुंच गए है ना, मुझे तुमसे कम की उम्मीद भी नहीं थी मेरे दोस्त। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, तुम लोग, लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझसे दूर हटो मोटे, तेरी नाक का पानी यहाँ पर मेरे पूरे शरीर पर लग रहा है। जिसके जवाब में पॉल बोलता है, नहीं मैं नहीं हटूंगा, आप तो मेरे बड़े भाई हैं और अब से मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। बट वहीं उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन को जो कि इन सब बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, आओ भी फ्रांसिस, चलो वापस गिल्ड चलते हैं क्योंकि मिस्टर लुइस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं उसके बाद फिर सेमी भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, फ्रांसिस, जनरल विल ने ये बोला है कि अगर तुम्हें कभी भी रेनबो माउंटेन में विजिट करना है या फिर मिलिट्री बेस में तो तुम जा सकते हो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ओह चलो ठीक है, चलो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर मेरी करंट स्ट्रेंथ के बेस पर मैं अब मिलिट्री बेस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकता हूँ और अब बस मुझे समय आने पर यहाँ पर एक अच्छा सा बहाना बनाना होगा। एंड इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर सभी लोग जाने लगते हैं। बट वहीं पीछे खड़ा सैमी वापस से बोलता है, रेनबो माउंटेन पर हुए ज्वाइंट एक्शन को अभी यहाँ पर आधा साल भी नहीं हुआ है, लेकिन फ्रांसिस ने ऑलरेडी यहाँ पर ग्रैंड लेवल को अचीव कर लिया है और दूसरी तरफ मुझे अभी भी सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर के पीक लेवल तक पहुँचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और तो और मुझे ये भी डर है कि मुझे उस लेवल तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट 2 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर सेमी के साइड में मिलिट्री गार्ड्स आ जाते हैं। चलो ये बैटल ओवर हो चुकी है और अब इस फाइट के बाद फ्रांसिस का पूरी सिटी के अंदर नाम गूंजने लगेगा। जिस बात को सुनने के बाद फिर सेमी भी बोलता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जल्दी ही उसका नाम शायद से पूरी सिटी के अंदर गूंजने लगेगा। लेकिन ये चीज तो सच में एक अनइमेजिनेबल है कि वो इतना ज्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अचानक से सेमी के पास एक कॉल आता है, जनरल विल, आज रात जो भी यहाँ पर हुआ है उस चीज को दबाना तो फ्रांसिस के लिए एक नाइंसाफी होगी। और क्या आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को तो न्यूज में आना चाहिए? आखिरकार आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं मिस्टर लेंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया है ना? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल को, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं उस तरीके का आदमी हूँ जो अपने फायदे के लिए फ्रांसिस को बेच देगा और उस चालाक बूढ़ी लोमड़ी के साथ एक सौदा करेगा? तुम बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ, ये फ्रांसिस की भलाई के लिए है और लास्ट टाइम पर वो भी ये सब कुछ समझ जाएगा। और तभी वो अचानक से टोन चेंज करते हुए बोलता है, जहाँ तक बात रही मिस्टर लेंज और स्टार फॉलन फैमिली अलायंस की, तो मैं खुद ही उनसे निपटूंगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर कॉल कट होने के बाद सेमी मन में सोचता है, जर्नल फ्रांसिस के साथ दूसरों से थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं, क्या उनके बीच कोई रिलेशनशिप है? एंड तभी उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिटी को, गोल्डन सिटी में सबको ये खबर मिल गई कि फ्रांसिस पर रखा गया इनाम अब बिल्कुल वेस्ट है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपसी सहमति के बाद उस रात क्या हुआ इसके बारे में किसी को बात करने की इजाजत नहीं थी। और अब तो कई दशकों बाद भी गोल्डन सिटी उस अचीवमेंट को शायद से कभी भी नहीं भूलेगी जो कि उस यंग पर्सन ने एक रेनी नाइट को बना दिया था। और अपने सर पर 1 बिलियन कॉइंस की बाउंटी होने के बावजूद भी उसने सक्सेसफुली उस चीज को संभाल लिया और साथ ही साथ एनिमी को हरा भी दिया, जहाँ पर उसके लिए ये काम पूरी सिटी और स्टार फॉलन वॉरियर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। जिसके बाद उसने सभी स्ट्रगल्स को पास कर लिया और गोल्डन सिटी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यंगेस्ट ग्रैंड लेवल
वॉरियर बन गया, एक ऐसा प्रोडिजी जो कि अभी तक 20 साल का भी नहीं है। वो है ग्रैंड वॉरियर फ्रांसिस हैवलेट। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी सारे लोगों के बॉडीज पर खड़े होता है, लेकिन तभी उसके बाद वापस से यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है मर्सनरी गिल्ड में। मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि वो काफी ज्यादा जल्दी ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल करेगा, लेकिन आखिरकार फिर भी ऐसा किसने सोचा होगा कि वो रातों रात ही इतना ज्यादा बड़ा धमाका करेगा। और मुझे तो अब डर भी लगने लगा है कि हमारी गिल्ड इतने ज्यादा शानदार वॉरियर को ज्यादा समय तक अपने साथ नहीं रख पाएंगे। और यहाँ पर ये बातें सुनकर मिस्टर लुइस का पर्सनल हंटर बोलता है, चिंता मत करो, ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। फ्रांसिस हैवलेट जितना ज्यादा बेहतर बनेगा, हमारे गिल्ड को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद यहाँ पर ये बातें सुनकर मिस्टर लुइस खुश होते हुए बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसकी सक्सेस यहाँ पर मेरे बेटे के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और तभी उसके बाद यहाँ पर वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर फिर से कैप्टन और फ्रांसिस अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वाओ, तुम लोग तो कमाल के हो। यहाँ पर बैटल में खड़े अपने कैप्टन भी फ्रांसिस को देखते हुए बोलते हैं, ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। ऐसा लगता है कि फ्रांसिस ने अभी तक कोई भी एफर्ट्स यूज नहीं किए हैं, और अब ये मानना तो मुश्किल है कि वो अभी भी एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर बना हुआ है। लेकिन वही सामने खड़ा अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर उसके लिए लाइटनिंग स्टेप का यूज ना भी करूँ तब भी मेरे लिए लीफ फ्लैश एकदम एडवांटेज रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लीफ फ्लैश से ही यहाँ पर जूनियर ग्रैंड लेवल वॉरियर को फेस कर सकता हूँ। एंड साथ ही साथ जो सी लेवल स्टार सीड का इफेक्ट था वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन तभी हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि फ्रांसिस की तरफ काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करते हुए मुझे आराम से हरा दोगे? चलो अब तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारे पास सच में क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस पलक झपकते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है। क्या इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा इंसेन है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी अपने अटैक को कैप्टन की शॉट की तरफ कर देता है। और यहाँ पर इस स्पीड को देखने के बाद ऊपर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, वो जिस तरीके से मूव कर रहा है मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। क्या वो सी लेवल की डिफेक्टिव स्किल है जो कि उसने ऑक्शन के टाइम पर परचेज की थी? हाँ, वो एक वॉरियर डिफेक्टिव स्किल है जिसे लाइटनिंग स्टेप कहते हैं। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर पॉल बोलने लगता है, मुझे तो ये लगता है कि फ्रांसिस ने ये स्किल जल्दी जल्दी में खरीद ली थी, लेकिन सच बात तो ये है कि उसने इस स्किल के अंदर मास्टर हासिल कर ली है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि थोड़ी परेशानी में सोच रहा होता है, मैंने अपनी लाइटनिंग स्टेप पहले ही परफेक्ट कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी मूवमेंट्स में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या मैं इसे और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ? जिसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए बोलता है, सी लेवल की लाइटनिंग जो कि परफेक्ट लेवल पर है वो अपग्रेड हो सकती है। क्या वो अपग्रेडेबल है? इसका मतलब मेरी मूवमेंट अभी भी अपग्रेड हो सकती है। बट तभी देखते हैं हम अपने कैप्टन को, जो कि काफी ज्यादा हांफते हुए बोलते हैं, चलो लड़ना बंद करते हैं, मेरी तो सांस फूल रही है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस सोचने लगता है, हम दोनों ही जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं, लेकिन ये चीज तो मेरे लिए बिल्कुल भी थकाने लायक नहीं है। हालांकि जो मेरी हीलिंग पावर के अंदर 30% से इम्प्रूवमेंट हुई थी वो दिखने में मुझे ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी ये लंबी लड़ाई को खींचने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर फाइट एंड होने के बाद सभी लोग नीचे उतरकर फ्रांसिस से बोलने लगते हैं, फ्रांसिस तुम अभी भी मिस्टर गेल की इज्जत बचाने को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें उन्हें तब तक मारते रहना चाहिए जब तक कि वो एक पिटे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर ना पड़े हो, और उन्हें ऐसा मारना ताकि वो मूव भी ना कर पाए। जिसके बाद फिर हम उनकी काफी सारी पिक्चर्स ले लेंगे, और उसके बाद फिर जब हम चाहें वो हमारे सामने नाक रगड़ने लगेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने कैप्टन आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को ऐसा लगता है मैं फ्रांसिस को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को अभी भी हरा सकता हूँ। बट वहीं हम देखते हैं उसके बाद फ्रांसिस को, चलो अब मेरे लिए रेनबो माउंटेन के मिलिट्री बेस में जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं उससे पहले यहाँ पर फ्रांसिस उस लेडी के पास आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर कंडीशन बताते हुए बोलते हैं वो अब बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ वो यहाँ पर 12 घंटे के अंदर उठ जानी चाहिए, और जैसे भी ये उठती हैं हम आपको बता देंगे मिस्टर हैवलेट। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे हंटर्स फ्रांसिस के लिए खड़े होते हैं, और वहीं उसके बाद वो गाड़ी का गेट खोलते हुए बोलते हैं, मिस्टर हैवलेट प्लीज आइए। और इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपनी गाड़ी कहीं के लिए निकल जाती है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब मैं मिलता हूँ शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।